आज की इस वीडियो में हम एक नया सब्जेक्ट ले रहे हैं जो कि फर्स्ट ईयर में ना होकर केवल सेकंड ईयर में ही पढ़ने के लिए दिया जाता है डीएलएड वालों को। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका नाम है करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीपीई बुलाते हैं क्योंकि काफी बड़ा सा नाम है। तो सी से करिकुलम, पी से पेडागोजी एंड ई से इवैल्यूएशन। अगर इसी का हम हिंदी अनुवाद कर दें तो देखिए मैंने यहाँ पे पाठ्यक्रम लिख दिया, लेकिन पाठ्यक्रम नहीं, ये होगा पाठ्यचर्या, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। तो पाठ्यचर्या क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, ये आप इस चैप्टर मतलब इस यूनिट में पढ़ेंगे जो हमारा पहला यूनिट है। और आगे करिकुलम कैसे होना चाहिए, किस किस टाइप का होता है, ये सारी चीजें आप इसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो देखते हैं यूनिट 1, क्योंकि इस वीडियो में हम यूनिट 1 को ही कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। थोड़ा सा नया है ये सब्जेक्ट आपके लिए, लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इकाई 1 का नाम है पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी करिकुलम एवं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मैं फिर से बता दूं, ये पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये होगा पाठ्यचर्या, क्योंकि करिकुलम का हिंदी मतलब होता है पाठ्यचर्या, ना कि पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम तो होता है सिलेबस, लेकिन हमें क्या लगता था जब तक हम इसे नहीं पढ़ते थे कि सिलेबस और करिकुलम दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ये यूनिट पढ़ लोगे ना, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि सिलेबस क्या होता है और करिकुलम क्या होता है। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिलेबस नहीं है, करिकुलम है। तो सारा का सारा फोकस कहाँ होगा, करिकुलम पे। बट यहाँ पर इकाई 1 में हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे, सिलेबस की भी बात करेंगे, लेकिन जो मेन फोकस होगा वो होगा करिकुलम पे, यानी कि पाठ्यचर्या पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है पाठ्यक्रम और सिलेबस। पाठ्यक्रम यानी कि यहाँ पे मेरा मतलब है पाठ्यचर्या से, पाठ्यचर्या, और सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम। देखिए ये थोड़ा गलत हो गया, ये पाठ्यक्रम नहीं है, ये है पाठ्यचर्या। क्या है ये, पाठ्यचर्या, ठीक है। यानी कि करिकुलम और सिलेबस दोनों चीजें अलग अलग हैं। सिलेबस को हम पाठ्यक्रम बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसे हम पाठ्य विवरण भी कहते हैं। इन दोनों की अवधारणा और आवश्यकता, यानी अभी हम पढ़ेंगे कि पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, इन दोनों में क्या अंतर है बेसिकली वो समझेंगे। तो जब हम बात करते हैं करिकुलम की, तो इसका संबंध सीखने व सिखाने वाले के बीच की कड़ी है। अब यहाँ पे सीखने वाला कौन है, स्टूडेंट्स, और सिखाने वाले हैं टीचर। तो इन दोनों को जो जोड़ेगा वो होता है पाठ्यचर्या। वहीं अगर पाठ्यक्रम की बात की जाए तो ये शिक्षण संबंधित सभी कार्य सुनिश्चित करता है और पूर्व निर्धारित करता है कि शिक्षण यानी हमें शिक्षा क्या क्या देनी है, क्या क्या क्लास में पढ़ाना है। आगे चलते हैं। पाठ्यचर्या जो है वो, पाठ्यचर्या से शिक्षक यह पता लगाता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, ये सारी चीजें। और ये जो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस जो हमारे टीचर के हाथ में मिल जाता है या हमें मिल जाता है, ये शिक्षक के कार्य को सरल कर देते हैं। और फिर वो ये टाइम लिमिट बना लेते हैं कि इतने टाइम में हम इतनी चीजें पढ़ा लेंगे। मान लीजिए सिलेबस में 5 चैप्टर हैं, तो अगर आपके पास 5 दिन है तो हम ऐसे करके अपना टाइम टेबल बना लेंगे कि एक दिन में 1 चैप्टर। इस तरीके से टाइम टेबल बनाना इजी हो जाता है। वहीं पाठ्यचर्या जो है विस्तृत है और व्यापक रूप है। पाठ्यचर्या बड़ा है, ठीक है, और जो सिलेबस है ना वो इसका सिर्फ एक भाग है, क्योंकि ये केवल पढ़ने पर आधारित होता है, विषयवार होता है ये। अब देखिए एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में क्या अंतर है। देखिए ये जो पाठ्यचर्या होता है ना, ये जो होता है ना बहुत ही विस्तृत और व्यापक है। दैट मीन कि मान लीजिए किसी विशेष क्लास के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना है, पाठ्यक्रम अलग चीज है और पाठ्यचर्या अलग। तो जब करिकुलम तैयार करना है तो उसके अंदर ना हम सारी चीजें रखेंगे कि जो बच्चा है वो स्कूल में आएगा तो वो क्या क्या करेगा। जैसे सुबह मॉर्निंग असेंबली करेगा, वहां पे वो प्रेयर करेगा, फिर वो उसके गेम के पीरियड लगेंगे, उसको एक्टिविटीज भी करानी है, और जो डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन्स भी कराने हैं, टूर पे ले जाना है। तो जितना भी कुछ पढ़ाई के अलावा जितनी भी एक्टिविटी है ना, जब हम उसको भी जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है पाठ्यचर्या। लेकिन जब पाठ्यक्रम की बात करें सिलेबस की, तो वो सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, विषयवार होता है ना। यहाँ पे विषयवार यानी कि प्रत्येक विषय में बच्चे को एक साल में या एक दिन में कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीजें क्या है, हमारी पाठ्यक्रम है, यानी कि सिलेबस है। लेकिन विषय को हटाकर अगर हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को जोड़ दें, या बच्चे जितनी भी एक्टिविटीज स्कूल में आके कर रहे हैं, तो वो पूरा बन जाता है हमारा पाठ्यचर्या, ठीक है।
ये क्या करता है पाठ्यचर्या? सर्वांगीण विकास पर बल देता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो हर तरीके से एक्टिविटीज को यहाँ पे कंक्लूड कर रहा है, तो फिर ये पूरा सर्वांगीण विकास पर बल देगा। जबकि जो हमारा सिलेबस होता है वो सिर्फ बौद्धिक विकास पर बल देता है कि मैथ पढ़ लिया, मैथ में हमें जमा घटा आ गया, चलो बौद्धिक विकास हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। पाठ्यचर्या जो होता है वो अन्य क्रियाओं को समावेश करता है, जैसा कि मैंने बताया। और जो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, वो सिर्फ बताता है कि क्या पढ़ना है और इसकी जितने भी आउटलाइंस होते हैं वो। जैसे आप अब अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, आप डीएलएड कर रहे हैं, तो जो आपका पाठ्यचर्या है वो क्या है? एक तो आपका सिलेबस भी है, क्योंकि मैंने कहा ना पाठ्यचर्या का भाग है सिलेबस। तो सिलेबस है आपके पास 10 सब्जेक्ट, उसके अंदर 5-5 यूनिट आपको पढ़ने हैं। लेकिन इसके अलावा आपको क्या करना है? पूरी साल एक्टिविटीज बनानी है। या एक दिन आप कॉलेज में जाते हैं तो उस दिन में आप क्या क्या करते हैं? तैयारी करते हैं, टीचिंग करना सीखते हैं, आपका एससीपी प्रोग्राम होता है, बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। मॉर्निंग असेंबली भी होनी है तो होती है, अदरवाइज जो भी एक्टिविटीज हैं वो होंगी। तो वो पूरा पाठ्यचर्या है। क्यों? क्योंकि वो आपको टीचर बनाने के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन सिलेबस की बात करें तो आप ये करिकुलम पढ़ें, ये आपका सब्जेक्ट है, तो इससे आपको सब्जेक्ट के बारे में मतलब ज्ञान होगा कि ये करिकुलम होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। लेकिन ऑल ओवर जो पाठ्यचर्या है वो आपको शिक्षक बनाने के लिए है, और ये जो विषयवार है वो आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। तो ये आप, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पाठ्यचर्या यानी करिकुलम और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में क्या अंतर है। आगे चलते हैं। पाठ्यचर्या, क्योंकि मैंने कहा था मेन फोकस हमारा करिकुलम पे ही होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही ये है। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो कनिंघम जो बहुत ही फेमस है, इन्होंने परिभाषा दी है कि पाठ्यचर्या अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी शिष्य को अपने कलागृह रूपी स्कूल में, यानी जो कलागृह है वो स्कूल है, अपने आदर्शों के अनुसार विकसित अथवा रूप प्रदान करता है। तो काफी इजी सा है, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो पाठ्य जमा चर्या से मिलकर बना है, जिसका मतलब है पढ़ने अथवा पढ़ाने योग्य। पाठ्य मतलब हो गया पढ़ने या पढ़ाने योग्य, और चर्या का मतलब हो गया नियम पूर्वक अनुसरण, है ना, कि किसके बाद क्या होना चाहिए। जैसे कि आपका एससीपी प्रोग्राम से पहले क्या होता है? माइक्रो टीचिंग लेसन की जो होती है प्रिपरेशन होती है, मतलब आप छोटे बच्चे, थोड़े से बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर ज्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं। तो क्रमानुसार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी आपने जो है ट्रेनिंग भी नहीं ली और आपको बड़ी सी क्लास दे दी पढ़ाने के लिए जिसमें 40-50 बच्चे हैं। ठीक है, आगे चलते। करिकुलम जो है वो लैटिन भाषा के ये जो ट्वेरेर, CURRER, ट्वेरेर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है रनवे यानी दौड़। तो दौड़ कर किसी भी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो मार्ग होता है ना, मार्ग पर जो हम दौड़ते हैं वही है करिकुलम। जैसे कि हम भागेंगे, भाग के हमें जाना है अपने गोल तक। तो अभी हमें कहाँ जाना है? आप लोगों को कहाँ जाना है? आप डीएलएड पढ़ रहे हैं, टीचर बनना है ना, तो वो जो रोड है जिस पे आप दौड़ रहे हैं वो है आपकी पाठ्यचर्या। ठीक है, एक और परिभाषा दे लीजिए पाठ्यचर्या की, क्योंकि मैंने कहा है कि आपको परिभाषाएं जरूर देनी है, इससे आपके जो आंसर्स होते हैं उसमें नंबर काफी अच्छे मिलते हैं। तो रॉबर्ट यूलिच ने कहा कि शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों में क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है, जैसा कि मैंने ऊपर समझाया, उसे ही पाठ्यचर्या कहते हैं। पाठ्यचर्या में शिक्षण एक ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों ही पक्ष शामिल होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ पाठ्यक्रम, तो वहां पे केवल ज्ञानात्मक पक्ष शामिल होगा। ओके, आगे चलिए। फ्रोबेल की छोटी सी परिभाषा है कि पाठ्यचर्या को मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभव का सार भी समझा जा सकता है। ब्रूवेटर कहते हैं कि पाठ्यचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को स्थान पर पहुंचाने के लिए तय करना पड़ता है। वही चीजें हैं जो मैं कह रही हूँ। तो अगर आप परिभाषा याद करेंगे ना, मान लीजिए आप परिभाषा भूल भी रहे, लेकिन आप ये नहीं भूल सकते कि पाठ्यचर्या क्या है। आप यहीं से बना के अपना मतलब डेफिनेशन तो लिख ही देंगे अपनी वाली। ठीक है, अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या का संबंध सीखने वाले यानी जो स्टूडेंट्स हैं और सिखाने वाले यानी हम टीचर, ये सीखने और सिखाने वाले को जोड़ने वाली अनिवार्य कड़ी है। अगर बीच में पाठ्यचर्या ही ना हो और टीचर क्लास में चला जाए, उसको नहीं पता कि क्या पढ़ाना है और कुछ भी कैसे भी पढ़ा दे, मतलब तो फिर कोई लक्ष्य ही कहाँ रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है पाठ्यचर्या के घटक। मैंने कहा कि करिकुलम के बारे में ही पढ़ेंगे आगे। तो इसके जो है 4 घटक होते हैं। शिक्षण के उद्देश्य, इस घटक के शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस होता है, इसके अंदर अधिगम, अनुभव, एक्सपीरियंस दिया जाता है एक्टिविटीज के थ्रू, और मूल्यांकन, इवेल्युएशन भी किया जाता है।
पाठ्यचर्या के विकास के सिद्धांत है अगला हमारा टॉपिक। तो ये पढ़ लेते हैं कि इसके क्या क्या सिद्धांत है। कि बाल केंद्रित सिद्धांत, जो हमारा पाठ्यचर्या है वो किस पर केंद्रित होगा, बालकों पे। सेकेंड समाज केंद्रित, क्योंकि ये ऑल ओवर विकास रहे तो समाज, अब यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा समाजीकरण हो सके बच्चे का। उपयोगिता और सिद्धांत की जो पाठ्यचर्या तैयार की गई है वो उपयोगी होनी चाहिए बच्चों के लिए, अनुभवशाली होनी चाहिए। रचनात्मकता और सिद्धांत रचनात्मक होनी चाहिए। संरचनात्मक यानी कि कैसे चीजों को संरक्षण करना है, किन चीजों को संरक्षित करना आवश्यक है, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। लचीलापन होना चाहिए उस सिद्धांत के अनुसार कि अगर जो हमारी पाठ्यचर्या है उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं टाइम टू टाइम, जैसे दिन प्रतिदिन कंप्यूटर हमारा बहुत ज्यादा मेन एक पार्ट होता जा रहा है एजुकेशन का, तो उसको भी जोड़ना है, साथ ही साथ IT जोड़ना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो जोड़नी है। जैसे आप एक फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट पढ़ते थे ना, ET एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो वो नया जोड़ा गया। तो पाठ्यचर्या लचीली होनी चाहिए, इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होना चाहिए, विविधता का सिद्धांत होना चाहिए कि सभी के लिए हो, और संतुलन का सिद्धांत हो कि ऐसा ना हो कि कोई एक ही एक्टिविटी पे हम ज्यादा बल दे रहे हो, सारी चीजें हमें संतुलन में रख के करवानी है। आगे चलते हैं, पाठ्यचर्या के विकास के दृष्टिकोण यानी अप्रोचेस की बात करते हैं। तो पहला है विषय केंद्रित दृष्टिकोण। विषय केंद्रित का मतलब हुआ कि किसी एक विषय पर केंद्रित हो जाना। ये जो है 1949 में राल्फ टायलर द्वारा विकसित किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि हमने कहा कि पाठ्यचर्या में विषयों को ध्यान में रखना होगा और फिर विषयों का वर्गीकरण करना होगा। ये नहीं कि साइंस में ही मैथ भी पढ़ा रहे हैं, हालांकि साइंस में भी फिजिक्स होती है, लेकिन मैथ अलग टर्म है, साइंस अलग टर्म है, तो विषयवार हम अलग कर देते हैं अपनी शिक्षा प्रणाली को, और ये कक्षा के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि 6ठी क्लास में हम 8वीं क्लास का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बाल केंद्रित दृष्टिकोण यानी बालक पे केंद्रित होना चाहिए, बालकों के अनुकूल होना चाहिए, उनकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। विषय को चुनने की उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। अधिगम की विधियां और रणनीतियां वहां तैयार होनी चाहिए, क्योंकि बालकों को समझ आना चाहिए और उचित मूल्यांकन होना चाहिए। तीसरा जो अप्रोच है वो है जीवन केंद्रित, यानी लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए पाठ्यचर्या। ये जीवन के संघर्ष के लिए तैयार करे बच्चों को, ऐसा हो। इसमें जानने के लिए सीखना, ठीक है, ये होना चाहिए, और करने के लिए सीखना, और होने के लिए सीखना, और मिलकर जीने के लिए सीखना। ये 4 चीजों पर बल देता है हमारा जीवन केंद्रित दृष्टिकोण। ठीक है, आगे चलते हैं, पाठ्यचर्या विकास की भूमिका और आवश्यकता। तो भूमिका हो या मतलब देखिए, भूमिका और आवश्यकता बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। भूमिका में हम ये कहते हैं कि पाठ्यचर्या क्या रोल प्ले करती है, तो मैं वो थोड़ा अलग से बता दूंगी। अभी आवश्यकता देख लीजिए। तो छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए यही दोनों जने तो हैं यहाँ पे पाठ्यचर्या में। सीखने वाला कौन, छात्र, सिखाने वाला कौन, टीचर। तो इन्हीं दोनों को तो पढ़ेंगे। तो इन दोनों के लिए क्या आवश्यकता है पाठ्यचर्या की। छात्रों के लिए है ज्ञान का विस्तार, चहुमुखी विकास, अधिगम अनुभव, छात्रों का स्व मूल्यांकन और छात्रों के लक्ष्य निर्धारित करना। वही शिक्षकों के लिए क्यों जरूरी है ये, उन्हें पता चलता है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे मूल्यांकन करना है, सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन कब कब और कैसे करना है और कौन कौन से करने हैं, सामुदायिक स्रोतों का प्रयोग किस प्रकार करना है। तो ये शिक्षकों के लिए हो गया। अब बात करते हैं पाठ्यचर्या द्वारा निभाई गई भूमिका, यानी कि क्या रोल प्ले करता है ये। तो ये आपसी संपर्क यानी म्यूचुअल कॉन्टैक्ट बनाता है टीचर और स्टूडेंट के बीच। ये कानूनी दस्तावेज है, क्योंकि देखिए एक तरह से जो पाठ्यचर्या निर्धारित की जाती है वो हम लोग नहीं, ऊपर से ही जो SCRT है या NCRT है वो निर्धारित करता है। तो एक तरह से दस्तावेज हो गया, उसको कोई बदल नहीं सकता। कोई टीचर अपनी मर्जी से कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं करा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन, टीचर्स को ये गाइडलाइंस दे देता है पढ़ाने के लिए। प्राप्य मानक होता है, ये सबके लिए बराबर होता है। प्रगतिशील शर्त होती है, ये मान्यता निकायों की आवश्यकताओं की ये पूर्ति करता है अच्छे से। और समानक, समानक यानी कि इक्विवेलेंस, यानी कि आप चाहे इंडिया में दिल्ली में रहें, बिहार में रहें, कहीं भी पटना में रहें, या फिर पंजाब में रहें, हरियाणा में रहें, चंडीगढ़ में, कहीं भी रहें, ये क्या है, आपको समान भाव पे ला देता है। आपने देखा होगा कि 6 से 12 का जो सिलेबस होता है वो प्राइवेट स्कूल वाले भी चेंज नहीं कर सकते, हालांकि वो 1-2 सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर सकते। तो ये तरह से समानक की डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा का संप्रत्यय, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और कॉन्सेप्ट। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा क्या होता है, ढांचा कह लो या रूपरेखा कह लो। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, क्योंकि हम करिकुलम पढ़ रहे हैं ना, तो ये हमें पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये होता क्या है।
ये होता है कि शिक्षा में पाठ्यचर्या और नवीनीकरण। जब भी देखिए आप देखेंगे कि शिक्षा पे नए नए कानून आते रहते हैं, तो जब भी हमें शिक्षा और पाठ्यचर्या में नवीनता लानी होती है ना, न्यूट्रलिटी लानी होती है, तो हम विकास करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान जो है और प्रशिक्षण जो परिषद है, वो शिक्षा में नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करती है, जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का नाम दिया जाता है। जैसे सबसे ज्यादा फेमस जो है हमारा NCF 2005 है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। परिषद जो होती है वो देश के लिए लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप राष्ट्र के समक्ष मौजूद मुख्य मुद्दों के संदर्भ में विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करती है। तो कौन तैयार करता है? परिषद करता है, और देश के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखकर। अब क्या होता है कि राज्य स्तर पर पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रमों और पाठ्य सामग्री विकसित करने के लिए रूपरेखा में दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आपके लिए ये पाठ्यचर्या है, आप ये करवाइए, जिस तरीके से करवाना है करवाइए, और अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा बहुत बदलाव भी वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि ये होता क्या है। अब हम बात करेंगे 2005 वाले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि सीटेट में भी ना इसमें से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो क्या हुआ था, ये वर्ष 2005 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, यशपाल जो कमेटी थी हमारी 1993 में जो बनी थी, उन्होंने इसको वर्तमान पाठ्यचर्या में सुधार के उद्देश्य से बनाया। इनका जो मेन टाइटल लोगो था वो था शिक्षा बिना बोझ, यानी बोझ नहीं होनी चाहिए शिक्षा में। इस शीर्षक द्वारा ही इस जो हमारे 2005 के पाठ्यचर्या रूपरेखा को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया था। तो अब बात करेंगे NCF के 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कह रही हूँ सीटेट में भी आता है और DLED में तो आएगा ही आएगा। ये क्या करता है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। सिर्फ स्कूल तक ही बच्चा ना सीमित रहे, जो वो पढ़ रहा है वो अपनी लाइफ से और बाहरी चीजों से रिलेट कर सके। पढ़ाई को जो है रटंत प्रणाली से दूर रखना इनका मेन फोकस था। तीसरी चीज की पाठ्यचर्या जो होगी वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। यही तो कि पाठ्यचर्या ना जो हम समझते थे इस सिलेबस ही है, वो सिलेबस ना रह जाए। सिर्फ सिलेबस पाठ्यचर्या नहीं है, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ पाठ्यचर्या। ठीक है, तो सिलेबस तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ जो अदर एक्टिविटीज हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज हो रही, अदर चीजें हो रही, वो यहाँ पर ज्यादा ध्यान दी जाएंगी। कक्षा और गतिविधियों से जोड़ा जाए, एक्टिविटीज हो और लचीला बनाया जाए, और राष्ट्रीय महत्व पर आधारित हो कि हम बच्चों को ऐसे तैयार करें कि वो आगे चलकर अपना राष्ट्र में भी योगदान दे सके। ये नहीं इसे पढ़ लिया, रट लिया एंड बस हो गया, जॉब ले ली, बस बैठ गए और कुछ नहीं करना है। बच्चों का दिमाग हमें खोलना है ताकि वो नए नए आइडियाज लाएं, हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं, इन चीजों के बारे में वो सोचें। अब देखिए थोड़ा बहुत और बताती हूँ आपको 2005 के लिए कि शिक्षा का अब तक का ये सबसे नवीनतम दस्तावेज है। तो सीटेट में क्वेश्चन भी आ सकता है कि शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज क्या है, तो वो हमारा NCF 2005 है। वैसे नई शिक्षा नीति अभी आई हुई है, लेकिन अभी उसे लागू नहीं किया गया है, तो उस बारे में बात नहीं होगी। मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में ही ये बना था। इसका उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी सर्वांगीण विकास क्या होता है, अब तो आप भी जान रहे हैं। भावात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास और ज्ञानात्मक विकास, इमोशनल वाला विकास, मतलब फिजिकल विकास, मेंटली विकास, सारे विकास करना सर्वांगीण विकास होता है। और मूल्यांकन के लिए हमें किस पर जोर दिया गया यहाँ पे? सतत और व्यापक मूल्यांकन। मैं ये भी नहीं बताऊंगी क्योंकि पूरा फर्स्ट ईयर आपने हर सब्जेक्ट में सतत और व्यापक मूल्यांकन पढ़ा है। उसके बाद नवीन तर्क क्षमता, सोच, चिंतन विकसित करना। इसकी जो उत्पत्ति है ना, वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से ली गई। तो ये सभ्यता व प्रकृति नाम का लेख लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, निबंध लिखा था, और वहां से ही ये आइडिया लिया गया शिक्षा के लिए। आगे देखिए इसके मुख्य अंक देख लेते हैं। NCF 2005 के मुख्य अंग जो है वो है परिप्रेक्ष्य। यानी परिप्रेक्ष्य में ये होता है कि कॉन्सेप्चुअल चीजों को अच्छे से क्लियर कर लेना, और फिर सीखना व ज्ञान, पाठ्यचर्या के जो क्षेत्र हैं और विद्यालय का वातावरण, उसके बारे में बात की गई। और व्यवस्थागत सुधार, मतलब व्यवस्थाओं से सुधार करना चाहिए। व्यवस्थागत मतलब पहले बेसिक चीज, फिर ऊपर, फिर डेस्क, फिर बेंच, फिर स्कूल का वातावरण, फिर उनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, बाहर ले जाना या टूर पे ले जाना, बड़े टूर पे ले जाना, इस तरीके से। अब बात करते हैं NCF 2005 के विषय क्षेत्र के बारे में कि इन्होंने प्रत्येक क्लास के लिए किस प्रकार से विषयों को निर्धारित किया।
ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब डीएलएड में हमारे पास क्वेश्चन आता है ना एनसीएफ 2005 का, तो हमें अंग भी लिखने हैं, विशेषताएं भी लिखनी है, बदलाव भी लिखने हैं, उसका जो है विषय क्षेत्र भी लिखना है, आवश्यकताएं भी लिखनी है। तो पूरा 10 या 8 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, 2-3 नंबर का तो आएगा नहीं। तो प्राथमिक स्तर पर एनसीएफ ने बोल दिया 2005 ने कि मातृभाषा रखिए, गणित, अंग्रेजी, कला, स्वास्थ्य शिक्षा और कार्य अनुभव को सम्मिलित कीजिए। उच्च प्राथमिक जो हमारी शिक्षा होती है वहां पर जो 6 to 8 होती है, मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कार्य अनुभव, कंप्यूटर, कला इत्यादि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। माध्यम स्तर की अगर बात की जाए तो मातृभाषा तो रखनी है, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, एसएसटी, कार्य अनुभव, कंप्यूटर, कला वगैरह रखेंगे। आगे चलते हैं, जो हमारा उच्च माध्यमिक स्तर है वहां पर अनिवार्य जो विषय है वो है मातृभाषा, अंग्रेजी व गणित, चाहे तो ले सकते हैं अदरवाइज नहीं। और फिर 3 कैटेगरीज में कर दिया जो आपको भी पता है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, और उसके अंदर क्या क्या विषय आते हैं ये आप भी जानते हैं, तो यहाँ पर एक बार देख भी लें। आगे चलते हैं, पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक व पूरक सामग्री का महत्व। पाठ्य पुस्तक व पूरक सामग्री, देखिए पाठ्यचर्या के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम कहाँ से पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक से। अब पाठ्य पुस्तक के साथ साथ हम कई बार पूरक सामग्रियों का भी यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि 10 किताबें आपकी सिलेबस में लगा दी हैं तो आप उन्हीं को पढ़ेंगे, अदर से भी कुछ रेफरेंस बुक्स हो जाती हैं, मैगजीन हो जाती है, कई बार न्यूज़पेपर बोल देते हैं टीचर पढ़ने के लिए, कई बार हम बोल देते हैं कि अच्छा आप ये कहानी पढ़ के आइए प्रेमचंद की। तो बहुत सारी रेफरेंस बुक्स भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं, तो उनकी महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है ये। तो सबसे पहले मैं पाठ्य पुस्तक के बारे में बताऊंगी कि पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है। पाठ्य पुस्तक जो है वो पाठ्यक्रम में निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करता है, कि जो सिलेबस तैयार किया गया है वो उसको जो है पूरा करता है। विषय का संगठित ज्ञान एक ही स्थान पर मिल जाता है। देखिए कोई भी विषय है उसमें जैसे आपका है, आपके यूनिट एक ही बुक में मिल जाए तो कितना मजा आ जाता है कि चलो यहाँ वहां मतलब हमें नहीं मत्था मारना, एक ही किताब पढ़ लो, उसमें सारे यूनिट दे रखे हैं। जैसा कि आप मेरी वीडियोस में देख लेते हैं कि हाँ एक वीडियो में हमें 1 यूनिट मिल जाएगा, सेकंड में सेकंड यूनिट सिलेबस वाइज मिल जाएगा, तो वो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। तो वैसे ही बच्चों के साथ होता है। शिक्षण प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से चलती है, बिल्कुल। पुस्तकों के सहारे अधूरे ज्ञान को पूर्ण करना, यहाँ पर शिक्षक जो है मात्र मार्गदर्शन होता है। किताबों में से ही टीचर्स पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं, लेकिन जो हम होते हैं वो गाइडेंस कर रहे होते हैं। किताब चाहे तो बच्चा किताब पढ़ के भी समझ सकता है, लेकिन उसको ठीक से समझाते हैं हम हैं, ठीक है। कक्षा स्तर के अनुसार विषय वस्तु का अध्ययन अध्यापन, यानी कक्षा के अनुसार 10th है, 10th स्टैंडर्ड है तो 10th की ही किताब होगी। अब चलिए विषय वस्तु के पुनर्बलन हेतु आवश्यकता, कि अगर दोबारा अभ्यास करना है तो किताब तो कहीं नहीं जा रही ना। मान लीजिए टीचर ने एक बार समझा दिया, हमने बच्चे को समझा दिया, अब हम तो हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन किताब उनके पास है तो उनका पुनर्बलन हो जाएगा। स्व अध्ययन के लिए आवश्यक है, यानी कि अगर बच्चा खुद भी अध्ययन करना चाहता है तो वो किताब से कर सकता है। छात्रों व शिक्षकों के समय की बचत होती है, क्योंकि उन्हें मटेरियल यहाँ वहां ढूंढना नहीं पड़ता, और बच्चों की स्मरण व तर्क शक्ति में बढ़ावा होता है, वो विद्वानों के विचारों से भी परिचित होते हैं। अब बात करें पाठ्यचर्या के बारे में, थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह जान लेते हैं। तो जो हमारे एक हैरोलिकर हैं उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान, अनुभवों, भावनाओं, विचारों तथा प्रवृत्तियों व मूल्यों का संचय साधन है। संचय यानी इकट्ठा। साथ ही साथ कुछ और बातें मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे पाठ्य पुस्तक की, कि किसी भी स्तर के बच्चों की पाठ्यचर्या अनुसार तैयार की जाती है। इसमें तथ्य व ज्ञान संकलित होता है जो उस स्तर के लिए आवश्यक हो। शिक्षा का ये मुख्य साधन होती है, मार्गदर्शन के लिए आवश्यक होती है, और समय समय पर इसमें बदलने की भी आवश्यकता होती है। तो जो पाठ्य पुस्तक है वो ये सारा जो है काम करती है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो पूरक शिक्षण सामग्रियां होती हैं उसके बारे में। तो आपका पाठ्य पुस्तक जो है वो क्लियर होगा। पाठ्य पुस्तक क्या होती हैं, बुक्स वगैरह ही होती हैं जो हर क्लास के अकॉर्डिंग जो है तैयार की जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ पूरक शिक्षण सामग्री होती है, जैसे कि संदर्भ पुस्तकें या पत्रिकाएं, यानी जो रेफरेंस बुक होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, वो वर्क बुक्स ये भी हो सकता है, अधिगम किट और प्रोग्राम्ड मटीरियल। प्रोग्राम मटेरियल मैंने आपको पहले ईटी में पढ़ाया था कि प्रोग्राम मटेरियल कैसे होता है, जैसे कंप्यूटर वगैरह यूज करना है, या फिर अदर अधिगम किट यानी लर्निंग किट होती हैं जिसके जरिए बच्चा जो है कुछ चीजें सीखता है, पढ़ता है। तो ये सब क्या हो जाता है, पूरा शिक्षण सामग्री, यानी
हमारी जो शिक्षण है वो सिर्फ किताबों से ही नहीं, इन चीजों को भी हम लेकर जो है पूरी तरीके से करवा सकते हैं। तो इनकी क्या आवश्यकता हो जाती है भाई, महत्व क्या है इनका, कि मौलिक और विस्तृत जानकारी दे देते हैं बच्चों को। जैसे किताबों में जो नॉलेज मिला वो एक सीमा तक ही होता है, तो अगर वो ये मैगजीन वगैरह भी पढ़ लें तो फिर और ज्यादा उनका जो है बढ़ जाता है। सेकंड, गहन सूचना, वो गहन सूचना उनको मिल जाती है वहां पे, नवीनतम ज्ञान से परिचय हो जाता है उनका। क्योंकि देखिए किताबें जब प्रकाशित हो गई तो एक बार हो गई, तो फिर उसमें नई चीजें ऐड, वो न्यूज़पेपर थोड़ी ना है किताबें की रोज उसमें नई चीज ऐड हो जाएगी। तो इसके लिए बच्चे जो है संदर्भ पुस्तकें या पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं और अपने आप सीखने पर बल देते हैं। क्योंकि बच्चे जब अपनी सिलेबस की किताब के साथ साथ बाहरी किताबें भी पढ़ रहे हैं तो वो मतलब बच्चा हमारा काफी टैलेंटेड है और एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। क्योंकि आजकल तो बच्चे सिलेबस की किताबें भी नहीं पढ़ते हैं, तो पूरा सामग्री कहाँ से पढ़ेंगे। लेकिन जो पढ़ रहा है दैट मीन कि वो खुद को बहुत ही ज्यादा सीखने पर बल दे रहा है। उसके बाद व्यक्ति केंद्रित अधिगम, ये इंडिविजुअली मान लीजिए क्लास में तो हर बच्चे को एक ही किताब प्रोवाइड की जाती है, पढ़ाया जाता है। ऐसे में जो प्रगतिशील बच्चा होता है वो पूरा सामग्री की ओर भागता है और फिर वो दिखाता है कि मैं हूँ प्रगतिशील बच्चा। तो ये चीज उसको व्यक्ति केंद्रित अधिगम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। ये करिकुलम का फर्स्ट यूनिट था। मैं जल्दी ही अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं सेकेंड ईयर के उनके भी वीडियोस लेकर आऊंगी और सिलेबस पूरा कंप्लीट यहाँ पर करवा दूंगी। मेरी बस एक ही आपसे है कि मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ वो नोट्स ही हैं। आप पेपर में उसको एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये नहीं सिर्फ इतना लिखने से डीएलएड में नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ जो ज्ञान आप ले रहे हैं ना ये आपको काम आएगा सीटेट में। अगर आप डीएलएड का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर डीपली अच्छे से पढ़ लें तो मतलब बहुत हद तक चांस है कि आपको सीटेट के लिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीटेट निकाल लेंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।